सदी। अब तक करीब 15 करोड़ 72 लाख कोविड टीके की लगाई गई डोज। अब तक 29 करोड़ 16 लाख से ज्यादा कोविड नमूनों की हो चुकी है जांच। भारतीय रेल ने अभी तक कुल 1094 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन की आपूर्ति की। 120 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन लेकर दूसरा ऑक्सीजन एक्सप्रेस से पहुंचा दिल्ली। तेलंगाना को पहले ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए मिला 63.6 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन। पंजाब ने कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जारी किए नए निर्देश। कोविड नेगेटिव और वैक्सीन लगवाए हुए लोगों को ही मिल सकेगी राज्य में एंट्री। उत्तर प्रदेश में 2 दिनों के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। ओडिशा और हरियाणा में बढ़ा लॉकडाउन। तमिलनाडु में डीएम की अगली सरकार बनाने के लिए तैयार। पार्टी अध्यक्ष एम.के. स्टालिन विधानसभा का नया नेता चुनने के लिए नवनिर्वाचित विधायकों से कल करेंगे मुलाकात। सीएम ई पलानीसामी ने दिया इस्तीफा। असम में हार के बाद राज्य कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा ने दिया इस्तीफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को ब्रिटेन के समकक्ष बोरिस जॉनसन के साथ करेंगे वर्चुअल बैठक। इस शिखर सम्मेलन के दौरान 2030 तक के लिए विस्तृत खाका रखा जाएगा, जो भारत ब्रिटेन के बीच 5 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और विस्तार का रास्ता करेगा साफ। दोनों नेता कोविड महामारी के खिलाफ लड़ने के प्रयासों पर भी करेंगे चर्चा। और सबसे पहले आइए बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मद्रास हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी के खिलाफ चुनाव आयोग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने हमें सुने बिना, ये जाने बिना कि आपदा प्रबंधन किसका काम है, हमारे खिलाफ टिप्पणी कर दी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मीडिया को कोर्ट की सुनवाई के दौरान होने वाली अदालत की मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग करने से नहीं रोका जा सकता। दरअसल चुनाव आयोग ने कोर्ट से मांग की थी कि वो मीडिया को भी निर्देश दे कि वो इस तरह के मामलों में कोर्ट के औपचारिक आदेश को ही रिपोर्ट करे। जजों की मौखिक टिप्पणी को लिखकर अपनी खबर को सनसनीखेज न बनाए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि चुनाव आयोग अपने आप में एक संवैधानिक संस्था होने की दुहाई देकर ये दलील नहीं दे सकता कि उससे लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। हाईकोर्ट भी चाहता है कि लोगों की मदद हो। हम एक संस्था के रूप में चुनाव आयोग का भी सम्मान करते हैं। हाईकोर्ट और चुनाव आयोग दोनों का सम्मान रखते हुए हम अपने आदेश में संतुलन कायम करने की कोशिश करेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी संवाददाता विकास सारथी। विकास, अदालत में जो आज कहा गया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा, चुनाव आयोग से कहा है कि मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी को ऐसे लीजिए जैसे डॉक्टर की कड़वी दवा। सुप्रीम कोर्ट के वकील क्या कहना चाह रहे हैं, माफ करिएगा जज क्या कहना चाह रहे हैं इस पूरे मामले पर? जी ऋतु, देखिए कोर्ट का ये पूरा एक मत था कि जो टिप्पणियां की गई उनके बाद भी चुनाव आयोग ने कुछ कदम उठाए हैं। तो यानी कि उन कमेंट्स ने, उन ऑब्जर्वेशंस ने जरूर चुनाव आयोग को भी एक कह सकते हैं कि इस तरह का कदम उठाने के लिए एक दिशा दी। तो कोर्ट का यही कहना था कि ये जो है बहुत संवेदनशील मामला है और जैसा चुनाव आयोग चाह रहा है कि टिप्पणियों को रिपोर्ट करने से मीडिया को रोका जाए, वो तो संभव नहीं है। ये तो कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है। और दूसरी बात कोर्ट ने ये बिल्कुल कही कि आप इसको अपनी केवल आलोचना के तौर पर मत लीजिए, केवल आलोचना के तौर पर मत देखिए, ये भी देखिए कि इसके बाद आपने क्या क्या कदम उठाए हैं। यानी कि एक गैप की बात का यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक संकेत दिया कि चुनाव आयोग ने कुछ कदम इस रिपोर्टिंग के बाद उठाए हैं। अब कोर्ट ने अंत में ये कहा कि वो एक इस हफ्ते में इस मामले पे औपचारिक आदेश देने के लिए कोशिश करेगा और उस वक्त उस आदेश में ये पूरी कोशिश की जाएगी कि एक संतुलन रहे दोनों संस्थाओं के अधिकार या सम्मान की जो हम बात कह रहे हैं उसमें एक संतुलन दिखे। और क्योंकि ऋतु यहाँ पर ये लिखित फैसले के कमेंट्स नहीं हैं, इसीलिए कोर्ट आमतौर पर अगर लिखित टिप्पणियां होती हैं तो उनको हटा देता है। अब यहाँ पे मामला थोड़ा बड़ा हो जाता है कि कोर्ट क्या मीडिया को रोके, रिस्ट्रेन करे कि वो
इस तरह के जो ऑब्जर्वेशन है उनको नहीं चलाएगा। तो क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे मामलों में कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस ही खबरों में आते हैं। जो मूल आदेश है या औपचारिक आदेश है उससे ज़्यादा खबरें में आने वाली टिप्पणियां होती हैं। तो कोर्ट इस पर क्या करेगा ये देखना होगा। लेकिन ये जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ किया था कि हम मीडिया को रोक नहीं सकते और ये ऑब्जर्वेशंस भी किसी भी ट्रायल का या किसी भी केस की सुनवाई का बहुत अहम हिस्सा होती है। विकास, इस पूरे मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। हालांकि चुनाव आयोग का कहना था कि जो मौखिक जो टिप्पणियां होती हैं उसको तमाम मीडिया इस तरह से देता है कि उसे और सनसनीखेज बनाया जा सके। तो क्या आपको लगता है कि इस विषय पर जहां ये कहा कोर्ट ने कि वो किसी भी तरह से मीडिया को रोक नहीं सकता रिपोर्ट करने से, लेकिन ये जो पक्ष है, क्या इस पे कोई बात हुई? देखिए, इस जो मैंने कहा जैसे कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं, कोर्ट की जो टिप्पणियां होती हैं उन पर तो कोर्ट रोक लगाने वाला दिखता नहीं है किसी भी तरह से। अगर यही टिप्पणियां लिखित में होती तो कोर्ट ये जरूर करता कि उन टिप्पणियों को हटाने की बात कह सकता था। क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि अगर कहीं हाईकोर्ट किसी संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ ऐसी टिप्पणियां करती हैं जो गैर जरूरी लगता है कोर्ट को, तो वो उनको हटा देता है। लेकिन ये एक ओरल ऑब्जर्वेशन है और इस पर कोर्ट मीडिया को रोकेगा, इसकी बात की संभावना बहुत कम है। अब इसके अलावा अब जिस संतुलन की बात आज यहाँ पर कोर्ट ने कही है, वो क्या संतुलन होगा ये जब आदेश आ जाएगा उसके बाद ही साफ होगा। विकास, चुनाव आयोग के लिए ये भी एक तरह से सलाह दी और उस ऑब्जर्वेशन को ही, इसको ऑब्जर्वेशन ही माने कि जब कोर्ट ने कहा कि कड़वी दवा मान के एक तरह से घूट पी जाएं, तो क्या आपको लगता है जब चुनाव आयोग ये कहता है कि चुनाव आयोग और हाई कोर्ट दोनों ही संवैधानिक संस्था हैं, लेकिन एक दूसरे पे इस तरह की टिप्पणी अनुचित है और एक दोनों ही संस्थाओं को आघात पहुंचाती है, यानी कि जनता के बीच जो संदेश जाता है वो शायद सही नहीं जाता है, वो कहीं ना कहीं दोनों संस्थाओं पर जो एक विश्वास है लोगों का वो कहीं हिलाता है। तो इस पर कोर्ट में क्या सामने आया? देखिए ऋतु, अगर हम दोनों बेंच में जो दो जजेस के ऑब्जर्वेशंस की बात कहें तो उन्होंने सबसे पहले जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी कहा कि आपको अपने फंक्शनिंग पर भी थोड़ा गौर करना होगा। चुनाव आयोग से ये बात कही कि आप ये देखिए कि उन टिप्पणियों के बाद कुछ महत्वपूर्ण आदेश पारित किए आपने, जैसे कि नतीजों के बाद कोई रैली नहीं होगी, कहीं पर किसी तरह का जो एक विजेता जो होते हैं उम्मीदवार वो भीड़ लेके पहुंच जाते हैं वहाँ, रैली शुरू हो जाती हैं। उस तरह का जो आदेश था वो हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद ही चुनाव आयोग ने जारी किया। तो जाहिर है उसी तरफ संकेत था जस्टिस चंद्रचूड़ का कि आप अपने कामकाज पे का भी थोड़ा मूल्यांकन करें और उस ऑब्जर्वेशन का अगर कोई पॉजिटिव आउटकम निकल के आया, मसलन इस तरह का कोई आदेश आयोग ने पारित किया, तो उसको भी आप ध्यान में रखें। ये जरूर बेंच ने भी कहा कि यहाँ दोनों संवैधानिक संस्थाएं हैं और जो आदेश कोर्ट पारित करेगा उसमें एक संतुलन बैठाने की कोशिश करेगा कि किस तरह का संतुलन अब ये होगा, ये देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास पूरी जानकारी के लिए इस पूरे मामले पर। और आइए अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 3 लाख से ज्यादा मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके साथ ही रिकवरी रेट 81.77% हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 34,13,642 है। बीते 24 घंटों में देश भर में 3,417 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना मृत्यु दर 1.10% हो चुकी है। वहीं मृतकों का कुल आंकड़ा 2,18,959 हो गया है। तो कोरोना के खिलाफ देश भर में चल रहे टीकाकरण अभियान में पिछले 24 घंटों में 12,10,347 लोगों का टीकाकरण किया गया। देश में अब तक कुल 15,71,98,207 लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जा चुका है। तो वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने बताया कि देश में 2 मई तक कुल 29,16,43,37 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें से कल 15,04,998 नमूनों की जांच हुई।
और कोरोना की मौजूदा स्थिति क्या है उस पर और बात करने के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ नितेंद्र, लगातार एक तरह से टीकाकरण की रफ्तार, उसके आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बड़ी चिंता का विषय यही है जो बढ़ते मामले हैं, दोनों में सामंजस्य किस तरह से बिठाया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ टीकाकरण है, दूसरी तरफ बढ़ते मामलों की चुनौती तमाम राज्य सरकारों के सामने भी और केंद्र के सामने भी। निश्चित तौर पे ऋतु एक बड़ी समस्या अभी भी बनी हुई है, क्योंकि जो मामले हैं वो तकरीबन 3.5 लाख से ज़्यादा हर दिन आ रहे हैं। रिकवरी रेट भी बढ़ता जा रहा है और इस वक्त की हम बीते 24 घंटे की बात करें तो 3 लाख के लोग ठीक होकर के अपने घरों में चले गए हैं, या फिर जो घर में थे वो भी ठीक हो चुके हैं। तो रिकवरी रेट भी बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ संक्रमण जिस रफ्तार से बढ़ रहा है वो चिंता का विषय है। और देश के जो 12 राज्य हैं जहां पर जो टोटल मामले आ रहे हैं उसके 80% मामले उन्हीं 12 राज्यों से आ रहे हैं अभी भी। तो ये एक कंसर्न है केंद्र के लिए भी, राज्य के लिए भी। तो ऐसे में कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। पहला कदम तो ये उठाया जा रहा है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि भाई आप मास्क पहने, मास्क पहन के ही जब कभी जरूरत हो तो घर से निकले, और बहुत जरूरी ना हो तो घर से ना निकले, भीड़ भाड़ में न जाए। एक तो ये लोगों को अवेयर किया जा रहा है। साथ ही साथ ट्रेस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि जितनी जल्दी टेस्टिंग होगी, ट्रेसिंग होगी, उससे उतनी जल्दी इसके रफ्तार को रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की बात बार बार केंद्र की तरफ से कहा जा रहा है और राज्यों से कहा जा रहा है कि आप इस पे फोकस करें। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लगातार केंद्र के अधिकारी बात कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि आप छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाकर सर्विलांस को तेज करें, क्योंकि अब ये मामला टायर 2, टायर 3 जैसे शहरों में पहुंच गया है, गांवों तक पहुंच गया है। तो वहां में पर कैसे इसको दुरुस्त किया जाए, इस तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है ऋतु। और आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है स्वास्थ्य मंत्रालय का, जिसमें विस्तार से बताया जाएगा कि बीते एक हफ्ते में किस तरीके से ट्रेंड बढ़ रहा है और आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ चुनौतियां हैं। जी हाँ नितिन, लगातार प्रयासों की अगर बात करें तो कई स्तर पर किए जा रहे हैं, लेकिन जो बढ़ते संक्रमण के मामले हैं, जो आंकड़ा है वो 3.5 लाख का हो चुका है। आपका कहना है कि अब गांव तक भी ये खबरें आ रही हैं। ऐसे में क्या लॉकडाउन की तरफ देश बढ़ सकता है? क्या इस तरह की टास्क फोर्स की सिफारिशें हो सकती हैं कि ये हो जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं? क्योंकि तमाम समितियां बनी थी, केंद्र की टीमें थी, मुआयना किया गया शुरू में उन 5 राज्यों का जहां मामले बढ़ रहे थे, लेकिन अब सिर्फ मामले 5 राज्यों तक सीमित नहीं है, अब ये पूरी देश की एक सूरत हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए छोटे छोटे शहरों में, गांव में मामला पहुंच चुका है, केस आ रहे हैं, और यही चुनौती सबसे ज्यादा है, क्योंकि स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है उसके अगर मद्देनजर देखा जाए तो अगर छोटे शहरों में डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में या ब्लॉक स्तर पे मामले बढ़ेंगे तो वहाँ अस्पतालों पर एक तरह से बहुत बोझ बढ़ेगा। और इसी वजह से कोशिश किया जा रहा है कि लोगों को जागरूक करके एक तो संक्रमण के चेन को तोड़े, साथ ही साथ वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उनका बेहतर ट्रीटमेंट हो सके। जहाँ तक टास्क फोर्स का सवाल है, एक्सपर्ट ने निश्चित तौर पर सरकार को एडवाइस किया है कि केंद्र सरकार को एक सख्त लॉकडाउन लगाने की जरूरत है, चाहे वो एक हफ्ते का ही क्यों ना हो या 10 दिन का क्यों ना हो, लेकिन एक जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से मामले आ रहे हैं हर दिन 3.5 लाख से ज्यादा, और हर दिन कम से कम 20,000 बेड की जरूरत पड़ रही है, जो कि बहुत आसान नहीं है इसका इंतजाम करना। ऐसे में संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है, और इसकी रिकमेंडेशन ऑलमोस्ट जो एक्सपर्ट कमेटी है वो सरकार को कर चुकी है। ये सरकार के उच्च स्तर पर फैसला लेना है। अगर हम राज्यों की बात करें तो आप देख सकते हैं, चाहे वो हरियाणा हो जो पूर्ण तरीके से लॉकडाउन एक हफ्ते का लगाया है, दिल्ली में भी लॉकडाउन है, तो कई राज्य हैं जो अपने स्तर पे लॉकडाउन लगा चुके हैं। लेकिन अब ये देखना है केंद्र सरकार को कि अगर इससे क्या फायदा क्या नुकसान होगा, और तमाम जो बड़े मंत्रालय है, चाहे वो वित्त मंत्रालय हो या गृह मंत्रालय हो या स्वास्थ्य मंत्रालय हो, सबके साथ बैठक करके कि एक उचित फैसला सरकार लेगी इस पर। नितेंद्र, कितनी बड़ी चुनौती इस समय केंद्र और राज्यों के लिए है बढ़ते हुए मामलों के साथ साथ तमाम वो संसाधन, यानी कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता, जिस पर लगातार सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन बेड की व्यवस्था, आईसीयू बेड्स की व्यवस्था, अस्पताल नए बनाए जा रहे हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए क्या आपको लगता है जिस तरह से कुछ राज्यों ने ये निर्णय लिया लॉकडाउन का, संक्रमण की उस चेन को तोड़ने के लिए, क्या आने वाले दिनों में केंद्र कोई बड़ा फैसला भी ले सकता है?
जी बिल्कुल, मैंने वही कहा कि जो जिस तरीके से राज्यों ने अपने अपने स्तर पे फैसला लिया है, लॉकडाउन कई राज्यों ने लगाया है और जो एक्सपर्ट कमेटी है जितनी भी केंद्र सरकार की बनी है, उन्होंने जरूर सरकार को सिफारिश किया है कि एक सख्त लॉकडाउन की जरूरत है और वो कम से कम 1 हफ्ता या 15 दिन का होना चाहिए। इससे क्या होगा कि संक्रमण की चेन को तोड़ने में मदद मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से मामले आ रहे हैं, हर दिन 3.5 लाख 4 लाख के करीब करीब मामले आ रहे हैं, ऐसे में जो मौजूदा व्यवस्था है स्वास्थ्य तंत्र का, वो चरमरा गया है और ज्यादा कैपेसिटी अब सहन करने की स्थिति में नहीं है। खासतौर पर डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल्स पे काफी प्रेशर है, वो लोग भी काफी संक्रमित है और वो भी बहुत ही एक तरह से मुश्किलों में वो इलाज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर इसकी रफ्तार को नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में और बड़ी समस्या हो सकती है। ऐसे में सरकार के स्तर पे, उस स्तर पे फैसला लेना है कि इसको कैसे किया जाए और उस दिशा में मंथन भी चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और जिस तरह से आपने कहा कि संक्रमण को चेन को तोड़ना सबसे बड़ी चुनौती इस समय है राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के सामने, जिस पर कि आने वाले समय में किसी तरह का कोई एक बड़ा फैसला हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र। और मिड डे प्राइम में यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखें कुछ और खबरें, देखते रहिए डीडी। ये गर्मा गर्मी धक्का मधक्की, प्यास एक है सबकी, टेंशन का स्ट्रॉ हटा और एक सांस में खटक जा। हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, अमूल लस्सी हमारा कोल्ड ड्रिंक। घर की सारी चीजें महंगी हो जरूरी है, उम्दा हो बहुत जरूरी है, लेकिन घर का जो सीमेंट है ना वो बहुत उम्दा होना चाहिए। जैसे वंडर सीमेंट, भाई उसकी क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के चर्चे हैं वर्ल्ड में। आप हमारी और कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए। मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं, वकील हूँ। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। देश भर के विभिन्न राज्यों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाकर भारतीय रेलवे लोगों को राहत दिलाने में जुटी हुई है, जिसमें भारतीय रेलवे ने अब तक देश भर के विभिन्न राज्यों में 74 टैंकरों में 1094 मीट्रिक टन LMO पहुंचाया है। 19 ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां पहले ही अपनी यात्रा पूरी कर चुकी हैं और ऑक्सीजन से भरी 2 और ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां 4 टैंकरों में 61.46 मीट्रिक टन LMO लेकर सफर में हैं। इसके साथ ही भारतीय रेलवे कुल 120 मीट्रिक टन LMO लेकर दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच चुकी है। भारतीय रेलवे देश भर में ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए लगातार जुटी हुई है। इसी कड़ी में ऑक्सीजन एक्सप्रेस ओडिशा के अंगुल से दिल्ली डिवीजन के फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस में 2 टैंकर में 30.66 टन ऑक्सीजन भरा हुआ है। वहीं गुजरात के हापा से ऑक्सीजन एक्सप्रेस हरियाणा में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए रास्ते में है। और कोविड के खिलाफ जंग में कतर में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों ने भी बढ़ाया मदद का हाथ। कतर से 200 ऑक्सीजन सिलेंडर और 43 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को INS कोलकाता के जरिए भारतीय नौसेना स्वदेश लेकर आई। देश में जारी कोरोना महामारी के कहर के बीच दुनिया भर के कई देशों से भारत को लगातार मदद मिल रही है। अमेरिका भी लगातार भारत की मदद कर रहा है और इसी कड़ी में रविवार को भारत को अमेरिका से 1.25 लाख रेमडेसिविर की खुराक मिली। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अमेरिका से चौथी फ्लाइट रेमडेसिविर की खुराक लेकर भारत पहुंची। उन्होंने अमेरिका के इस सहयोग का स्वागत किया। और इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अभिषेक झा। अभिषेक, इस संकट की घड़ी में हमने देखा कि किस तरह से तमाम देशों ने भारत को न सिर्फ ऑक्सीजन की जो कमी थी, अभाव था, उसको पूरा करने में मदद की है, लेकिन उन तमाम दवाइयों की खेप भी जिस तरह से पहुंची है। इस कड़ी में अभी और किस किस तरह के, एक तरह से कह सकते हैं, संसाधन भारत तक पहुंचने हैं?
देखिए बिल्कुल जो सिलसिला शुरू हुआ था विभिन्न सरकारों के द्वारा, अब वो सिलसिला दुनिया में तमाम जो भारतीय डियास्पोरा हैं उनके तहत भी ये मदद आनी शुरू हो गई है। जैसे कल हमने देखा कि कनाडा के ओंटारियो शहर के लोगों ने अपने समूह से वहाँ की सरकार के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी खेप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और सिलेंडर्स और जो तमाम ऐसे इक्विपमेंट्स है जिनकी जरूरत हो रही है कोविड के पेशेंट्स के इलाज में, उनको भेजा है। इसके अलावा जो गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ पर हमारी बहुत बड़ी डियास्पोरा रहती है, जिन्होंने अपने देश की जरूरत की घड़ी में जो साजो सामान मेडिकल हेल्थ केयर से जुड़े हुए वो भेजने की पहल शुरू की है। हम देख रहे हैं कि लगातार जो हमारे नेवी के जहाज हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं ऑक्सीजन को लिफ्ट करने के लिए विभिन्न खाड़ी देशों से। तो ऐसी स्थिति में जब वो जहाज वहाँ जाते हैं तो जो जैसे कतर का आपने उदाहरण लिया या बहरीन का उदाहरण लिया, तो वहाँ से वो एक्स्ट्रा जो रिसोर्सेज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो भी यहाँ पर आ रही है। दिल्ली की बात करें तो फ्रांस से जो ऑक्सीजन प्लांट आए थे, खबर आ रही है कि उसमें से एक ऑक्सीजन प्लांट को कॉमनवेल्थ गेम्स पे जो एक 500 बेड का एक ऑक्सीजन अस्पताल बनाया गया था कोविड पेशेंट्स के लिए, वहां पर उसे स्थापित कर दिया गया है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पर एक ऑक्सीजन की कंटिन्यूटी में सप्लाई वहां पर जारी रह सकती है। इसके अलावा जैसे अमेरिका से जो बहुत बड़ी खेप आई है रिसोर्सेज की, उसको इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को दे दिया गया ताकि वो जहाँ भी जरूरत है या जहाँ भी उसकी मांग है उसके हिसाब से उनको अलग अलग जगहों पर सप्लाई करे। तो निश्चित रूप से जो भी मददें आ रही है दुनिया के तमाम देशों में, ये सिलसिला अभी आने वाले दिनों में और भी ज्यादा तेज होगा और भी ज्यादा उम्मीद है कि दुनिया भर से संसाधन हमारे देश में आएंगे कोविड से लड़ाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। और देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को कोविड प्रबंधन के लिए निर्देश जारी किए हैं। साथ ही कोरोना के संकट के दौरान ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अहम आदेश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली की ऑक्सीजन की आपूर्ति 3 मई की मध्य रात्रि या उससे पहले ठीक कर ली जाए। केंद्र सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था राज्यों के परामर्श से तैयार करे, आपातकालीन प्रयोजनों के लिए ऑक्सीजन का स्टॉक और आपातकालीन ऑक्सीजन साझा करने की जगह को विकेंद्रित करे। भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में भारतीय वायुसेना ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में वायुसेना ने C-17 विमानों के जरिए 2 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर को चंडीगढ़ से भुवनेश्वर पहुंचाया। वहीं 2 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर को हिंडन एयरबेस से रांची पहुंचाया गया। कर्नाटक के चामराजनगर जिला अस्पताल में बीते 24 घंटे में ऑक्सीजन की कमी के कारण 23 मरीजों की मौत की खबर सामने आ रही है। कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और घटना पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। और कोरोना के बढ़ते संकट के बीच उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 2 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ गया है, जो अब गुरुवार यानी 6 मई सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। इसके पहले शुक्रवार शाम 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया गया था, जो 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक में ये निर्णय लिया। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्य में हवाई, रेल या सड़क मार्ग से प्रवेश करने वालों के लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट और टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए और टीकाकरण 2 सप्ताह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। कार और टैक्सी सहित सभी 4 पहिया यात्री वाहनों में 2 से अधिक व्यक्तियों के बैठने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि मरीजों को अस्पताल तक ले जाने वाले वाहनों को छूट होगी। उधर हरियाणा में कोरोना के मामलों में तेज बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य में 3 मई से 1 सप्ताह के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना की चेन तोड़ना जरूरी है, इसलिए सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। और पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर हिसार से।
पंकज जी, जो फैसला लिया गया है अभी तक 3 मई तक का लिया गया है, क्या जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, हरियाणा अपने लॉकडाउन को आगे भी बढ़ा सकता है? जी रितु जी, मैं बताना चाहता हूं सभी दर्शकों को कि हरियाणा ने पहले वीकेंड लॉकडाउन 9 जिलों में किया था, जो 1 और 2 मई को था, जो कल खत्म हुआ। उसके बाद में कल ही शाम को ये ऑर्डर निकाल दिया गया कि 10 मई सुबह 5 बजे तक सभी जिलों में, हरियाणा के सभी 22 जिलों में पूर्ण तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है और पुलिस उसको पूरी सख्ताई से, प्रशासन सख्ताई से उसको इम्प्लीमेंट भी करवा रहे हैं। इसमें ज्यादातर चीजें बंद ही रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह खुली हैं, जैसे वैक्सीनेशन सेंटर, 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेशन भी हो रहा है और परिवहन सेवाएं भी कुछ चल रही हैं। जी पंकज, मौजूदा स्थिति इस समय हरियाणा की आंकड़ों के लिहाज से कोरोना की क्या कही जा सकती है? देखिए, अभी रोजाना जो केसेस आ रहे हैं लगभग 13 से 14 हजार केसेस पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए, जो एवरेज केस आ रहे हैं। कल लेकिन एक अच्छी खबर आई है कि लगातार जो ठीक होने वाले मामले हैं उनमें भी बढ़ोतरी हो रही है। जो 10,000 से ज्यादा लोग ठीक भी होकर घर चले गए, कोरोना को हरा दिया, और अभी तक 4 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना को हरियाणा में हरा दिया है। तो दोनों मिली जुली स्थिति है, लेकिन जो सर्ज हुआ है, जो लगातार जो बढ़ा है पिछले कुछ टाइम में, उसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि पूरे राज्य में लॉकडाउन लगा दिया जाए ताकि चेन को तोड़ पाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। और हमें लगता है कि हरियाणा शायद पहला ऐसा राज्य है जिसने 10 मई तक पूर्ण लॉकडाउन अपने राज्य में लगाया है कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए। वहीं झारखंड में कोरोना की रफ्तार में पिछले 24 घंटे में थोड़ी कमी देखी गई है। राज्य में कई दिनों बाद कोरोना संक्रमण के मामले 5,000 से नीचे दर्ज किए गए हैं और अच्छी बात यह है कि इस दौरान 4,500 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में पिछले 10 दिनों से मिनी लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसे राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया है और ये 6 मई की सुबह 6 बजे तक चलेगा। रांची से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दिवाकर। आज से एक बार फिर से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का दूसरा चरण शुरू हुआ है। ये चरण जो है ये हफ्ते भर चलेगा और इसके जरिए इस बार कुछ पाबंदियां और बढ़ाई गई है। दोपहर में ही 2 बजे तक दुकान खुले रहेंगे और लोगों को आवाजाही के लिए 3 बजे का वक्त जो दुकानदार हैं उनको दिया गया है, ताकि जो कोरोना संक्रमण का चेन है उसे तोड़ा जा सके। और कोरोना की इस लड़ाई में फ्रंटलाइन वर्कर्स ने एक सक्रिय भूमिका निभाई है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान को और तेज करने के लिए बिहार सरकार पत्रकारों को भी फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी में शामिल कर प्राथमिकता के आधार पर उनका टीकाकरण कराएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी में शामिल करते हुए इन्हें प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौर में पत्रकार भी अपनी भूमिका का बेहतर निर्वहन कर रहे हैं। वे कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी ऐलान किया कि उनके राज्य में तमाम पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स का दर्जा दिया जाएगा। जारी किए गए बयान में कहा गया है कि ओडिशा के तमाम पत्रकार फ्रंटलाइन वॉरियर हैं। उन्होंने इस कोरोना काल में बेहतरीन काम किया है, लोगों तक जरूरी खबर पहुंचाई। मध्य प्रदेश में सभी अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पत्रकार कोविड के खतरनाक काल में अपनी जान जोखिम में डालकर अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, जिस कारण उनको फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करने का फैसला किया गया है। हमारे पत्रकार मित्र इस कोविड के खतरनाक काल में अपनी जान जोखिम में डाल के अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं और इसलिए मध्य प्रदेश में सभी अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को हमने फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करने का फैसला किया है। उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनकी पूरी चिंता की जाएगी। और इस खबर पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव। आदित्य, हालांकि राज्य सरकारों ने ये बड़ा फैसला लिया है, लेकिन क्या लगता है कि काफी देर से लिया है, क्योंकि देश भर में कई पत्रकारों की अभी तक जान जा चुकी है इस कोरोना की जंग में, क्योंकि उनका हर दिन का काम है रिपोर्टिंग करने का, दफ्तर जाने का, फील्ड में रहने का, तमाम कोविड पेशेंट्स के बीच से गुजरते हुए उन खबरों को हम तक पहुंचाने का।
बिल्कुल ऋतु जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं और यही मांग बहुत समय से मध्य प्रदेश में भी चल रही थी। पिछले एक हफ्ते पहले भी एक पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिला था और यही बात कही थी कि चूंकि हम डे 1 से लगातार फ्रंट पर हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं, शमशानों में जा रहे हैं, कब्रिस्तानों में जा रहे हैं और वहां पर जाकर कवरेज कर रहे हैं, खबरें ले रहे हैं और ऐसे में हम उनको भी जो है फ्रंटलाइन वर्कर कहा जाए। ऐसे में अब मध्य प्रदेश सरकार ने ये जरूर कह दिया है कि जो अधिमान्य पत्रकार हैं उनको फ्रंटलाइन वर्कर कहा जाएगा, लेकिन अब एक मांग और ये भी हो रही है कि चूंकि जो अधिमान्य पत्रकार नहीं है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, उनको भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिस वजह से वो भी फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी में आ सके और जो लाभ फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर अधिमान्य पत्रकारों को मिल रहा है वो उन पत्रकारों को भी मिले जो फील्ड पर हैं और लगातार फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूसरी बात आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में अगर कोरोना संक्रमण के आंकड़ों की अगर बात करें ऋतु, तो पिछले एक हफ्ते से ये संक्रमण के आंकड़े अपने आप में स्थिर हुए हैं। जो 13,000 के ऊपर ये मामले जा रहे थे, लगातार 14,000 तक भी छू रहे थे, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि पिछले एक हफ्ते से 12,000 से 12,500 के बीच में ये आंकड़े थमे हुए हैं। 1 लाख बेड्स की जो बात मध्य प्रदेश की सरकार कर रही थी कि 1 लाख बेड्स मध्य प्रदेश में बढ़ाए जा रहे हैं, हालांकि अभी तक पूरे 1 लाख तो नहीं हो पाए, लेकिन 57,000 बेड्स की सुविधा अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने निजी और सरकारी क्षेत्र में कर दी है। ऑक्सीजन को लेकर जो एक सबसे बड़ा संकट मध्य प्रदेश में बना हुआ था, तो उसको लेकर 557 मीट्रिक टन ऑक्सीजन 29 तारीख तक और 30 तारीख तक जो है वो मध्य प्रदेश को मिल चुकी है। आज हालांकि 3 तारीख हो चुकी है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जितनी ऑक्सीजन अभी तक मध्य प्रदेश को मिली है उससे जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ना कहीं 50 मीट्रिक टन ज्यादा ही वो ऑक्सीजन हो रही है। जी आदित्य, अगर आप हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, आदित्य से हमारा संपर्क टूट गया है। आदित्य ने जिस तरह से बताया कि न सिर्फ एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट को, लेकिन जो एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट नहीं है उन्हें भी फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर मध्य प्रदेश सरकार ने मान्यता दी है। ओडिशा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण 14 दिन के राज्यव्यापी लॉकडाउन का फैसला किया गया है। लॉकडाउन बुधवार से लागू होगा और 19 मई तक सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। सप्ताहांत प्रतिबंध भी पहले की तरह जारी रहेंगे। वायरस के नए और अत्यधिक संक्रामक रूप के कारण रात्रि कर्फ्यू, सप्ताहांत बंदी यानी कि वीकेंड पे जो लॉकडाउन है और लॉकडाउन का दौर एक बार फिर लौट आया है। कोरोना की पहली लहर में जहां हर दिन 4 से 5,000 लोग संक्रमित हो रहे थे, वहीं अब दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या 8 से 10,000 तक पहुंच गई है। लॉकडाउन के दौरान सभी दिन सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक लोगों को अपने निवास के दायरे में 500 मीटर तक गलियों और नुक्कड़ तक जाने की छूट होगी ताकि खाने पीने की चीजें खरीदी जा सकें। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में लोगों को टीकाकरण अभियान के लिए अपना पंजीकरण कराने में और सुविधा दी गई है। लोगों को अब टीकाकरण के पंजीकरण और अपॉइंटमेंट स्लॉट की जानकारी लैंडिंग पेज पर ही मिल जाएगी। इससे पहले पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने पर पता चलता था कि किस तारीख को स्लॉट खाली है, उसमें समय भी लगता था, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। और मिड डे प्राइम में यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खबरें। देखते रहिए। ये गर्मा गर्मी धक्का धक्की, प्यास एक है सबकी, टेंशन का स्ट्रॉ हटा और एक सांस में खटक जा। हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, अमूल लस्सी हमारा कोल्ड ड्रिंक। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मिड डे प्राइम में। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर के मीडिया कर्मियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा कि प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर मीडिया से जुड़े सभी बहन भाइयों को बधाई। स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। महामारी के इस दौर में पत्रकार भी अग्रिम पंक्ति के योद्धा रहे हैं और उन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि देश के पत्रकारों ने जोखिम उठाकर लोगों तक लगातार प्रामाणिक व सही जानकारी पहुंचाई है और लोगों को कोविड सम्यक व्यवहार अपनाने के लिए शिक्षित किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को अपने ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। इस दौरान दोनों नेता कोविड-19 सहयोग और महामारी से लड़ने के वैश्विक प्रयासों पर भी चर्चा करेंगे। सम्मेलन की घोषणा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये बहुआयामी रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सम्मेलन के दौरान एक व्यापक रोड मैप 2030 लॉन्च किया जाएगा, जो अगले 5 दशकों में भारत ब्रिटेन सहयोग को और अधिक विस्तारित और गहरा करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। ये 5 प्रमुख क्षेत्र लोगों से लोगों के संपर्क, व्यापार और समृद्धि, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु एवं स्वास्थ्य हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज ब्रिटेन के दौरे पर रवाना होंगे। 6 मई तक अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मुख्य रूप से G7 देशों की एक बैठक में हिस्सा लेंगे। भारत को बैठक में अतिथि देश के तौर पर हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके बाद जयशंकर ब्रिटेन का एक द्विपक्षीय दौरा करेंगे। G7 समूह के सदस्यों में ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। और चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की आज शाम 3 बजे बैठक बुलाई है। इस बैठक में नवनिर्वाचित विधायकों द्वारा अपने नेता का चुनाव किया जाएगा। ममता बनर्जी शाम 7 बजे राज्यपाल से मिलने राजभवन जाएंगी। ऐसा माना जा रहा है कि ममता बनर्जी राज्यपाल के सामने सरकार गठन का दावा पेश करेंगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 292 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं तमिलनाडु में भारी जीत के बाद डीएमके गठबंधन अगली सरकार बनाने जा रही है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा कि 4 मई को नए विधायक दल के नेता का चुनाव करने के लिए नवनिर्वाचित द्रमुक विधायकों की बैठक होगी। वहीं कोलाथूर सीट पर जीत दर्ज करने के बाद एमके स्टालिन ने अपने पिता एम करुणानिधि की समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके की हार के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीसामी ने इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के लिए असम की जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि लोगों के आशीर्वाद के कारण ही ये संभव हो पाया है। 5 साल के अंदर हमारे देश के परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मार्गदर्शन हमें मिला और उन्होंने जिस नीति के आधारित हमें प्रदेश को आगे बढ़ाने का सलाह दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नीति के आधारित हम लोगों ने असम प्रदेश के सब वर्गों की लोगों को साथ में लिया और हमारे विकास की दिशा पर हम चलने लगे। असम की जनता ने फिर से दोबारा एनडीए सरकार असम में गठन करने के लिए हमें मौका दिया है। असम कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने रविवार को राज्य के विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद इस्तीफा दे दिया। राज्यसभा सदस्य ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया। बोरा ने इस्तीफे में लिखा है कि मैं असम विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। गोहपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा विधायक उत्पल बोरा के हाथों 29,294 मतों से हार का सामना करने वाले बोरा ने कहा कि वह तमाम कोशिशों के बावजूद असम इकाई के अध्यक्ष के रूप में बीते 4 साल में पार्टी को पुनर्जीवित नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती आज दूसरे दिन भी जारी है। मतगणना रात भर जारी रही। परिणाम आज घोषित हो जाने की आशा है। वोटों की गिनती 829 केंद्रों पर चल रही है। राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि ग्राम पंचायत के 1,12,358 सदस्यों, 16,510 ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत के 35,812 सदस्यों का अब तक चुनाव हो चुका है। ग्राम पंचायत वार्डों की 7,32,000 सीटों, ग्राम पंचायतों की 58,000 से अधिक सीटों और क्षेत्र पंचायतों में 75,852 और जिला पंचायतों में 3,050 सीटों के लिए
उम्मीदवार मैदान में थे। राज्य में 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराए गए। 3 लाख से अधिक उम्मीदवारों को निर्विरोध चुना गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेटों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मतगणना केंद्रों पर कोविड से बचाव के एहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे खेल जगत और व्यापार जगत की कुछ खबरें। देखते रहिए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। और मिड डे प्राइम में आइए अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबर। आज सप्ताह के पहले दिन कारोबारी दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 604 अंकों यानी कि 1.24% की भारी गिरावट के साथ 48,177 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 172 अंक यानी 1.17% की गिरावट के साथ 14,459 के स्तर पर खुला। आज 641 शेयरों में तेजी आई, 826 शेयरों में गिरावट आई, वहीं 82 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। और खेल जगत की खबर में क्या है आइए देखते हैं। और कोरोना के कहर का असर अब इंडियन प्रीमियर लीग पर भी पड़ गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आज होने वाले मैच को रद्द कर दिया गया है। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 15 करोड़ 34 लाख से ज्यादा हो गए हैं। इस संक्रमण से अब तक 32 लाख 15 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इलाज के बाद विश्व में 13 करोड़ से अधिक लोग स्वस्थ भी हो गए हैं। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3 करोड़ 31 लाख के पार जा चुकी है। अमेरिका में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 5,91,000 के पार हो गया है। ब्राजील में भी कोरोना संक्रमण के मामले 1 करोड़ 47 लाख से ज्यादा हो गए हैं। वहीं फ्रांस में कोरोना से कुल 56,52,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। रूस में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 1,10,000 के पार हो गया है। ब्राजील में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 28,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से देश में अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील की सीनेट ने पिछले हफ्ते एक विशेष समिति का गठन किया जो कोरोना महामारी के दौरान सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की समीक्षा करेगा। अर्जेंटीना में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है, जहां अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 मिलियन के आंकड़े को पार कर गई है। अर्जेंटीना में कोरोना के कारण स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर को बेहद घातक बताया है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना की इस लहर से निपटने के लिए टीकाकरण अभियान को और तेज करने की आवश्यकता है। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी है। रविवार को सैन्य शासन के खिलाफ लोगों ने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस से हिंसक झड़प में 7 लोगों की मौत हो गई। म्यांमार में 1 फरवरी को सेना ने तख्तापलट करके आंग सान सू की समेत सरकार में शामिल शीर्ष नेताओं को अपदस्थ कर दिया था। प्रदर्शनकारियों में लगभग हर समाज, वर्ग और उम्र के लोग नजर आ रहे हैं, जो कि सैन्य शासन से म्यांमार की सर्वोच्च नेता रही आंग सान सू की को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। स्पेसएक्स का विमान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर रविवार को लौट आया है।
एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का विमान फ्लोरिडा के पनामा शहर के तट के पास मेक्सिको की खाड़ी में पूर्वाह्न 3 बजे से पहले उतरा। अंतरिक्ष यात्रियों में 3 अमेरिकी और 1 जापानी नागरिक थे। नासा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से नवंबर में उन्होंने रिसाइलेंस कैप्सूल से उड़ान भरी थी। इसी कैप्सूल के जरिए वह धरती पर उतरे। इससे पहले चंद्रमा के लिए गया नासा का पहला यान 27 दिसंबर 1968 को रात के अंधेरे में हवाई के निकट समुद्र में उतरा। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला मिसाल पेश कर रहा है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक अस्पताल में बहुत से डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी खुद संक्रमित होने के बाद जैसे ही स्वस्थ हुए दोबारा रोगियों की सेवा में जुट गए। इस अस्पताल के बारे में देखिए। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी अपना सब कुछ दांव पर लगाकर लोगों की जिंदगियां बचाने में जुटे हैं। गुजरात के कच्छ में स्थित जीके जनरल हॉस्पिटल में काम करने वाले 10 डॉक्टर ऐसे हैं जिनके परिवार में कोई न कोई वायरस से संक्रमित है। अस्पताल में कुछ ऐसे स्वास्थ्य कर्मचारी भी हैं जिनके अपने कोरोना की वजह से दम तोड़ चुके हैं, लेकिन ना तो डॉक्टरों और ना ही इन स्वास्थ्य कर्मचारियों का हौसला टूटा है। अडानी समूह द्वारा संचालित इस अस्पताल में ये सभी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर लगे हुए हैं। ये सब 12-12 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी काम में जुटे हुए हैं ताकि मरीजों की मदद की जा सके। यहाँ पे डॉक्टर खुद भी बहुत सारे हमारे पॉजिटिव आए हैं और उनको पॉजिटिव आने के बाद एक बार रिकवर करने के बाद भी वो भी अगेन अपनी ड्यूटी कंटिन्यू रखते हैं। कई डॉक्टर्स के रिलेटिव, किसी के भाई है, किसी के बहन है, किसी के मदर है, किसी के फादर है, वो भी पॉजिटिव आने के बाद उनकी सेवा की वजह पे वो लोग यहाँ पे ड्यूटी करते हैं। यहाँ पे तकरीबन सभी लोग मिनिमम 12 आवर्स और कई लोग तो 16 से 18 घंटे यहाँ पे काम करते हैं ताकि मरीजों को कुछ दिक्कत नहीं हो। इस अस्पताल में 300 किलोमीटर दूर स्थित जिले मोरबी तक के कोरोना मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। इन सब का अच्छा इलाज सुनिश्चित करना ही अस्पताल के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का प्रयास है। बहुत सारे क्रिटिकल पेशेंट आते हैं, नॉट फ्रॉम ओनली कच्छ डिस्ट्रिक्ट, इवन दो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट से भी हमारे पास क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी है जिन लोगों को वेंटिलेटर से हम लोगों ने बाहर निकाले हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जैसे कोई पेशेंट 90 इयर्स का है, उसको भी हमने कोई साथ में कोमॉर्बिडिटी है जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उनके साथ ओल्ड एज वाले बहुत सारे पेशेंट को भी हमने कोरोना से बाहर निकाला है। सख्त तनाव और मुश्किल हालात में भी डॉक्टरों और सहायक टीम का जज्बा सराहनीय तो है ही, साथ ही ये कोशिशें अस्पताल में आने वाले मरीजों का जीवन बचाने में बहुत काम आ रही हैं। कच्छ से कौशिक कंतेचा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मिड डे प्राइम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जिसको पीते ही ऐसा लगता है जैसे जन्नत, जिंदगी, सुबलाइम, फ्रेश, ऑसम, संतुलित, बहुत मस्त यार। पैकेट से कैसे भी। अमूल मस्ती बटर मिल्क, देसी रिफ्रेशर। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। हर दिन योग करने से शरीर स्वस्थ बनता है और प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। आइए योगाचार्य प्रतिष्ठा से जानते हैं कि नियमित श्वासन क्रियाएं करना कितना लाभकारी है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। हम सब जानते हैं कि ये एक ऐसा वायरस है जो सीधा सीधा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है, हमारे लंग्स को अटैक करता है और ऐसे में बहुत आवश्यक है कि हम वो क्रियाएं करें जो हमारे रेस्पिरेशन को बेटर करें। आज मैं आपके साथ 3 ऐसी बहुत सहज और सुगम सी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस शेयर कर रही हूँ जिनका अभ्यास जो लोग आइसोलेशन में हैं वो आइसोलेशन में रहते रहते भी कर सकते हैं और इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आइसोलेशन में होने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ दवाई तो आप ले ही रहे हैं, लेकिन सिर्फ दवाइयों पर डिपेंडेंट ना हो। हमारे डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करते रहें।
और जो लोग एज अ प्रिवेंशन इसको करते हैं उनके लिए भी ये बहुत लाभकारी है और आफ्टर रिकवरी भी आप इन क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहला काम हम करेंगे नेज़ल ब्रीदिंग, यानी सीधा बैठेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे ताकि जो भय, जो फियर, जो एंग्जाइटी इस समय पर आप झेल रहे हैं उसमें भी आपको थोड़ी शांति मिले। इस स्थिति में बैठना, नाक से सांस भरना और सांस को सीने में भर लेना है। आप लंग्स तक, इनफैक्ट डायफ्राम तक उसके इफेक्ट को अनुभव करेंगे। पूरा सीने को फुला लेंगे और फिर पांच बार आप इसका अभ्यास करेंगे। दूसरे अभ्यास में हम सांस लेंगे तो ऐसे ही, लेकिन छोड़ते समय अपने मुंह का पाइप बना लेंगे और जैसे हम सीटी बजाते हैं ऐसे सांस को छोड़ना है। एक बार देखिए, ऐसा भी आप 5 बार करेंगे। तीसरे अभ्यास में आप करेंगे अनुलोम विलोम। नाड़ी शोधन प्राणायाम का पहला स्टेप अनुलोम विलोम और उसका अभ्यास, यानी आप सीधा बैठेंगे, दाएं अंगूठे से दाएं स्वर को बंद करेंगे, बाएं स्वर से सांस लेना। अक्सर जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम सिखाते हैं हम कहते हैं ये ब्रीदिंग शुड बी डीप, स्लो एंड सिंक्रोनाइज्ड। इतनी स्लो होनी चाहिए कि अगर कोई आपके नाक के आगे फेदर रख दे या कॉटन रख दे तो वो भी ना हिले। लेकिन इस केस में आप थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करेंगे, यानी कि हम थोड़ा चेस्ट का एक्सपेंशन ज़्यादा करेंगे, तो उसको ध्यान से समझिए। पूरा गहरा सांस भर लिया, अब बाएं स्वर को बंद करके दाएं से निकालेंगे। कंप्लीट एक्सहेलेशन, फिर जहां से छोड़ा वहीं से लेंगे। दूसरे स्वर से सांस छोड़ देंगे। ये एक स्टेप है, आप कम से कम 5 और मैक्सिमम कितने भी बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हमने मॉडिफाइड वर्जन आपको यहाँ सिखाया है ताकि, क्योंकि हमें देश काल परिस्थिति के अनुसार मॉडिफिकेशंस अपनानी पड़ती हैं, तो इस वक्त जो परिस्थिति है उसमें आपको ये मॉडिफाइड वर्जन ही करना है। इन 3 ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस का अभ्यास करें, शंख नियमित रूप से बजाएं और अपने बेड के आसपास हल्का हल्का माइल्ड वॉकिंग ज़रूर करते रहें ताकि आपके लंग्स एक्टिव रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना का सीधा संबंध फेफड़ों से होता है और ये जो योग की क्रियाएं बताई गई हैं इन्हें ज़रूर करें। साथ ही साथ घर से निकलते समय मास्क ज़रूर लगाएं और एक मास्क नहीं डबल मास्क लगा के बाहर निकलें। आप देख सकते हैं कि तमाम न्यूज़ चैनलों में जो इस समय एंकर्स भी हैं, हम लोग भी हैं, वो डबल मास्क लगा के ही एंकरिंग कर रहे हैं। घर से बाहर हैं, अपने दफ्तरों में हैं, लेकिन यही एहतियात और यही प्रिकॉशन हम सबको कोरोना के संक्रमण से बचाएगा। मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। लीड न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।